नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया में। हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर के साथ। पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का प्रयागराज दौरा। प्रयागराज में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। शाम 5 बजे दारागंज चौराहे पर पूर्व डिप्टी सीएम करेंगे जनसभा। शाम 6 बजे शंकर घाट शनि मंदिर के पास करेंगे जनसभा। शाम 7 बजे मीरापुर सब्जी मंडी चौराहे पर करेंगे प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा। तो पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी प्रचार प्रसार की कमान संभाले हुए हैं और इसी के चलते आज उनका दौरा, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लखनऊ से अगली खबर। निकाय चुनाव को लेकर एक्शन में बीजेपी। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे कई जिलों में जनसभा। रायबरेली उन्नाव के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 1:10 पर रायबरेली के जीआईसी मैदान पहुंचेंगे सीएम योगी। दोपहर 1:15 से 2 बजे तक जीआईसी मैदान में जनसभा करेंगे। दोपहर 2:45 से 3:30 बजे तक रामलीला मैदान में जनसभा करेंगे। शाम 5:30 बजे लखनऊ के बुद्धेश्वर चौराहे पर करेंगे जनसभा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 जिलों का दौरा, जहां रायबरेली और उन्नाव का दौरा करेंगे और इस दौरान प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही उपलब्धियां जो बीजेपी की रही हैं उनको गिनवाने का प्रयास होगा। आने वाले समय में स्थानीय चुनाव है क्योंकि, और ऐसे में स्थानीय मुद्दे किस तरीके से बीजेपी दुरुस्त करती है, उन मुद्दों को भुनाने का प्रयास आज कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को देखते हुए तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। रायबरेली में जीआईसी मैदान में कार्यक्रम होना है, उसको लेकर सुबह से ही व्यवस्थाएं वहां पर दुरुस्त की जा रही हैं। उन्नाव में भी खास दौरा है उनका और इस दौरान जनसभा को संबोधित करेंगे। तो 2 जिलों का दौरा और दोनों ही जगह सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार के लिए पहुंच रहे हैं। किस तरीके से जीत का दम भरते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे, ये भी खास रहेगा। तो जो पूरा टाइम शेड्यूल है वो भी आपको लगातार बता रहे हैं। शाम 5:30 बजे लखनऊ के बुद्धेश्वर चौराहे पर जनसभा करेंगे और इसी के साथ निकाय चुनाव को लेकर लगातार ताबड़तोड़ दौरे सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने आ रहे हैं। अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। असद हमारे संवाददाता रायबरेली से जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। असद, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ के पहुंचने की घड़ी आ रही है नजदीक, उसको लेकर तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं और रायबरेली के कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं आज सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने बीच देखने के लिए, सुनने के लिए? बिल्कुल, देखिए उन्नति, निश्चित तौर पर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है, एक दिवसीय दौरा है और यहाँ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और कहीं न कहीं से जो प्रशासन है वो पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। लगातार जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं योगी आदित्यनाथ को, उसको लेकर भी ये 75 जिलों की कमान संभालना वो कहीं न कहीं से काबिले तारीफ है। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने खुद नगर निकाय की कमान संभाली है, फिलहाल रायबरेली का दौरा जो है वो एक अहम दौरा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस का गढ़ है रायबरेली और रायबरेली इस गढ़ को भेदने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत कर दी है। चूंकि ये अमेठी हम जीत चुके हैं और ये कहीं ना कहीं से निकाय चुनाव को नहीं, आगे जो 2024 का लोकसभा चुनाव है वो उसको देखते हुए इसकी तैयारी की जा रही है और रायबरेली में भी किसी तरह से कमल खिले उसकी पूर्ण रूप से तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। भाई, अगर बात करा जाए भाजपा संगठन की, तो संगठन भी एकजुट होकर नजर आ रहा है। वहीं कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो दूरियां लोगों में दिख रही थी या कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी के अंतर खामे में कहीं ना कहीं से विरोधाभास है, लेकिन उसको भी खत्म करते हुए सदर विधायिका जो थी अदिति सिंह और चाहे वो स्वतंत्र प्रभार मंत्री रहे उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह एक मंच से नजर आए और लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप जनसभा में पहुंचिए और कहीं न कहीं जो जनता है वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए आतुर है। वो जो देखने के लिए कि क्या वो बोलते हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि ये माफिया अब मिट्टी में मिला दिए जाएंगे और दोबारा जब सरकार बनती है तो उसको अंजाम दिया जाता है और लगातार माफियाओं में डर भी देखने को मिल रहा है। और रायबरेली का जो ये दौरा है नगर निकाय का, और नगर निकाय में जहां नगर पंचायत के 9 प्रत्याशी हैं, वहीं नगर पालिका अध्यक्ष पद पर शालिनी कनौजिया को टिकट दिया गया है और साफ छवि के जो प्रत्याशी भी हैं और फिलहाल
जिस तरह से मुख्यमंत्री का दौरा है, कहीं ना कहीं शालिनी कनौजिया के लिए संजीवनी का काम करने का काम जरूर करेगा। फिलहाल जनता में उत्साह दिख रहा है, कार्यकर्ता जो हैं वो उत्साहित दिख रहे हैं लगातार। और यहाँ पर जो गैदरिंग होगी वो करीब 40 से 50 हजार की गैदरिंग है। बैठने की व्यवस्था की गई है। फिलहाल जो लोग खड़े रहेंगे या लोग आएंगे वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अब चुनाव किस करवट जाएगा वो अलग बात है, लेकिन नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जुड़े हैं। सभी जो मंत्री हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि आप डोर टू डोर जाएंगे, घर घर जाइए, हर बूथ जीतना है हमको। तो कहीं ना कहीं जो तैयारी की गई है वो महत्वपूर्ण है। और योगी आदित्यनाथ का ये दौरा जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं संजीवनी का काम जरूर करने वाली है। उन्नति बिल्कुल ठीक है असद, बहुत शुक्रिया आपका, नजर बना के रखिएगा। अश्विनी आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। और अब बढ़ते आगे, लखनऊ से अब खबर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कर्नाटक का दौरा। आज एक दिवसीय दौरे पर कर्नाटक जाएंगे डिप्टी सीएम। कर्नाटक में चुनाव प्रचार करेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो तमाम दिग्गजों के दौरे सामने आ रहे हैं कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। और इसी के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी कर्नाटक का दौरा है, बेहद ही ज्यादा खास माना जा रहा है। एक दिवसीय ये दौरा है और इस दौरे के दौरान प्रचार करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए। जहां एक तरफ वोट की अपील होगी तो वहीं इसी के साथ ये कोशिश की जाएगी कि जो बीजेपी की बड़ी रणनीति है और जो नीति है उसको स्पष्ट सामने रखा जा सके। और इससे पहले भी तमाम दिग्गज लगातार कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कर्नाटक का ये दौरा है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी हमारे साथ बने हुए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी देखिए, कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्रचार प्रसार के लिए खास उनका ये दौरा है, क्या कुछ और अपडेट? बिल्कुल, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। उत्तर प्रदेश के जो स्टार प्रचारक हैं, उत्तर प्रदेश में जो बड़े पदाधिकारी हैं, उनको कर्नाटक में चुनाव प्रचार की कमान दी गई। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज एक दिवसीय कर्नाटक दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो तमाम जो जनसभाएं संबोधित करेंगे। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे उनके समर्थन में वोट मांगेंगे। निश्चित तौर पर संभावना है कि दूसरे डिप्टी सीएम जो केशव प्रसाद मौर्य वो भी कर्नाटक में रह सकते हैं और चुनाव प्रचार कर सकते हैं। आज जो अंदर खाने से खबरें आ रही हैं वो ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी को अपना संकल्प पत्र नगर निकाय चुनाव को लेकर के जारी करना था, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम के बाहर होने की वजह से ये जो है संकल्प पत्र आज जारी नहीं किया जा रहा है, उसको पोस्टपोन कर दिया गया। आने वाले समय में इसको जारी किया जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं ब्रजेश पाठक हैं जो उत्तर प्रदेश में उनकी लोकप्रियता है, अब इस लोकप्रियता को लेकर के वो कर्नाटक जाएंगे और कर्नाटक में जनता से अपील करेंगे कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 6 सालों में काम, डेवलपमेंट के काम हुए। साथ ही साथ जब डबल इंजन की सरकार होती है तब किस तरीके से काम होता है, कितने अच्छे विकल्प खुलते हैं। साथ ही साथ अभी हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में हुआ, उससे माध्यम से उत्तर प्रदेश का कितना विकास हो रहा है, तमाम मुद्दों को लेकर के आज जनता के बीच जाएंगे। साथ ही साथ कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के अंदर रहा है और ये मुद्दा आज पूरे देश के सर चढ़ के बोल रहा है। किसी भी जगह पर चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के जो मॉडल है उसको अपनाती है, उसको जनता के बीच लेके जाती है और निश्चित तौर पर उस मॉडल को लोग पसंद भी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माफियाओं के खिलाफ जो छवि है, जो गुंडों के खिलाफ छवि है, निश्चित तौर पर इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल। तो देखिए उत्तर प्रदेश का एक बेहतर उदाहरण भी कहीं ना कहीं पेश किया जाता रहा है और आज भी डिप्टी सीएम का ये दौरा है, तो इस दौरान क्या कुछ वो कहते हैं अहम रहेगा। अश्विनी बने रहिए आप हमारे साथ। बढ़ते आगे, आगरा से अब खबर। निकाय चुनाव को लेकर एक्शन में बीजेपी, जहां बीजेपी प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह का आज आगरा दौरा है और इस दौरान जनसभा को वो संबोधित करेंगे। साथ ही साथ फिरोजाबाद और मथुरा में बैठक भी करेंगे, वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। नगर निगम की चुनाव संचालन समिति के साथ बैठक करेंगे धर्मपाल सिंह। तो प्रदेश महामंत्री का खास दौरा आगरा का, जनसभा को संबोधित भी करेंगे इस दौरान। साथ ही साथ पदाधिकारियों के साथ बैठक भी होगी और बैठक को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे निकाय चुनाव के संबंध में। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए आगरा का दौरा है धर्मपाल सिंह का और इस दौरान पदाधिकारियों के साथ बैठक भी है, क्या कुछ खास?
बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह का आज आगरा मथुरा दौरा है। इस दौरान वो वहां पर जाएंगे, तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे, चुनावी रणनीति तैयार करेंगे, किस तरीके से चुनाव में प्रचार प्रसार करना है, सरकार की कौन कौन सी नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के कौन से मुद्दे हैं जिनको जनता के बीच लेकर के जाना है। साथ ही साथ जो चुनाव संचालन समिति है उसके साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान कहीं ना कहीं जरूरी दिशा निर्देश देंगे। अगर बात करें धर्मपाल सिंह की, तो बतौर संगठन महामंत्री उनका प्रदेश में पहला बड़ा चुनाव है जिसमें कहीं ना कहीं उनकी भी जो है साख दांव पर लगी है। ऐसे में संगठन महामंत्री चाहेंगे कि जो बेहतर परफॉर्मेंस आए, अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो उनका भी भविष्य बेहतर होगा, क्योंकि इससे पहले जो संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश में थे उनके नेतृत्व में लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो वर्तमान में संगठन महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के, उनके ऊपर दबाव भी ज्यादा है। तो इसको लेकर के वो लगातार बैठकों का दौर जारी किए हुए हैं। इससे पहले भी देखा गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में वो गए, वहां पर बैठक की। साथ ही साथ पूर्वांचल के तमाम जिले थे, वहां पर जाकर के उन्होंने बैठक की। निश्चित तौर पर आज एक बार फिर बैठक होगी। बैठक के दौरान कहीं ना कहीं जरूरी जो दिशा निर्देश होते हैं अपने पदाधिकारियों को देते हुए दिखेंगे। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से खास रहता है, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। बढ़ते आगे लखनऊ से अब खबर, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। निकाय चुनाव पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साझा करेंगे निकाय चुनाव की रणनीति। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जारी कर सकते हैं पार्टी का मैनिफेस्टो। तो निकाय चुनाव पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव और इस दौरान संभावना है कि वो पार्टी का मैनिफेस्टो जारी कर सकते हैं, अपनी रणनीति सामने रख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी स्थानीय चुनाव को लेकर किस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। और इसी के चलते ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खास है। लगातार न्यूज़ 1 इंडिया की नजर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रहेगी कि आखिर अखिलेश यादव किस तरीके से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अपनी रणनीति जो है जग जाहिर करते हैं। साथ ही साथ संभावना ये भी है कि आज पार्टी का मैनिफेस्टो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो जारी कर सकते हैं। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनावी रणनीति सामने रखेंगे। और दिल्ली से अब खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को देंगे वाटर मेट्रो की सौगात। कोच्चि में होगी देश की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत। पीएम मोदी दिखाएंगे वाटर मेट्रो परियोजना को हरी झंडी। केरल और नजदीकी द्वीपों को जोड़ेगी वाटर मेट्रो परियोजना। प्रोजेक्ट के लिए होंगे 78 वाटर बोट्स और 38 टर्मिनल। केरल में कई अन्य परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। तो तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। तो वाटर मेट्रो की क्या खासियत है वो आपको लगातार बता रहे हैं। शुरुआती दौर में 75 किलोमीटर की दूरी कवर होगी। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, देखिए पहली वाटर मेट्रो की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं और ऐसे में इसकी जो तमाम खूबियां हैं वो लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और क्या कुछ खास इसके माध्यम से रहेगा, किस तरीके से लोग इसका लुत्फ उठा पाएंगे? देखिए, अगर बात करें निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के केरल दौरे पर कोच्चि पहुंचे हुए हैं और कल ही वो उन्होंने कोच्चि में रोड शो। बात करें तो प्रधानमंत्री वंदे भारत एक्सप्रेस को कहीं ना कहीं हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही पीएम वाटर मेट्रो की भी शुरुआत करेंगे और चूंकि कल प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत भी किया गया था। और चलिए, शायद पीयूष की आवाज़ दुरुस्त नहीं आ रही है, इसको दुरुस्त कराते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, जहां पहली वाटर मेट्रो की जो खासियत है वो लगातार बता रहे हैं। 78 इलेक्ट्रिक नौकाएं इसमें शामिल रहेंगी। अभी शुरुआत में 23 नाव होंगी और 14 टर्मिनल होंगी। इसी के साथ साथ सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक वाटर मेट्रो सर्विस उपलब्ध रहेगी। साथ ही इसमें 50 से 100 यात्री बैठ सकते हैं। तो किस तरीके से कैपेसिटी रहेगी ये भी बता रहे हैं। यात्रियों से यात्रा के लिए 20 रुपए का किराया वसूला जाएगा। पीयूष बने हुए हमारे संवाददाता। पीयूष, देखिए किस तरीके से महज 20 रुपए के किराए में इसका लुत्फ उठा सकते हैं जो यात्री हैं। क्या कुछ और खासियत रहेगी इसकी? बात करें तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केरल का जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण है, जो कि कल ही प्रधानमंत्री केरल दौरे पर पहुंचे हुए हैं। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण जो परियोजनाएं हैं उसका शिलान्यास भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री
हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये ट्रेन जो है वो तिरुवनंतपुरम से लेकर कासरगोड के बीच चलाई जाएगी और करीब 16 कोच वाली ये ट्रेन 11 जिलों को कवर करेगी। थोड़ी देर का वक्त बताया जा रहा है कि करीब 10:30 बजे के आसपास तिरुवनंतपुरम से सेंट्रल रेलवे से स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री रवाना करेंगे। इसके साथ ही करीब 11 बजे तिरुवनंतपुरम में सेंट्रल स्टेडियम में करीब 3200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे। तमाम जो परियोजनाएं हैं उसका शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब शाम 4 बजे नमो चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के दौरे पर भी जाएंगे। निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री का है। इसके अलावा वाटर मेट्रो का भी अगर हम बात करें तो उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। चूंकि तिरुवनंतपुरम से लेकर कासरगोड के बीच चलने वाली ये ट्रेन 14 रेलवे स्टेशन पर रुकते हुए चलेगी। इसके साथ ही चूंकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 18 अप्रैल को इस पूरे केरल में पहली वंदे भारत ट्रेन को चलाए जाने की घोषणा की थी। अब केरल के लोगों को कहीं का इंतजार जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है। इसके अलावा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो वाटर मेट्रो का भी उद्घाटन करेंगे। तो निश्चित रूप से आज केरल को कई सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, और देखिए प्रधानमंत्री का ये बड़ी सौगात मानी जा रही है और इस दौरान किस तरीके से इसका लाभ जो है मिलेगा केरल वासियों को। और देखिए बड़ी उपलब्धि भी है पीयूष, क्योंकि पहली ये होगी मेट्रो और इसी के साथ देखिए कहीं ना कहीं बड़ी सुविधाएं लोगों को मिल पाएंगी। जब इस तरीके की चीजें किसी राज्य में चलाई जाती हैं या तैयारी की जाती है तो पर्यटन में भी कहीं ना कहीं एक बढ़ोतरी मिलती है। और प्रधानमंत्री दौरे पर पहुंचे हुए हैं तो आज राष्ट्र को अगर हम बात करें तो वाटर मेट्रो की सौगात देंगे। तो काफी महत्वपूर्ण अलग अलग जो परियोजनाएं हैं उसका भी शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देते हुए नजर आएंगे। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण जो दौरा है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माना जा रहा है। बिल्कुल ठीक है पीयूष, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटते हो आपके पास। दिल्ली से अब खबर, पीएफआई के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन। यूपी, एमपी, बिहार समेत कई राज्यों में एनआईए की बड़ी छापेमारी सामने आई है। दिल्ली से महत्वपूर्ण जानकारी, जहां पीएफआई के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में एनआईए की रेड। पीएफआई के 17 ठिकानों पर एनआईए ने रेड किए। 2022 में केंद्र सरकार ने पीएफआई बैन किया था। केंद्र ने संगठन पर 5 साल का बैन लगाया है। कई राज्यों ने पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग की थी। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी बने हुए हैं हमारे साथ। पीयूष, देखिए किस तरीके से एनआईए की बड़ी रेड सामने आई है। पीएफआई को लेकर लगातार शिकंजा जो है कसा जा रहा है। कई राज्यों ने पीएफआई को प्रतिबंध करने की भी मांग की थी। क्या कुछ इस संबंध में और अपडेट है? निश्चित रूप से पीएफआई के खिलाफ एक बड़ा एक्शन कहीं ना कहीं एनआईए कर रही है। और उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, करीब 17 ऐसे ठिकाने हैं पीएफआई के जहां पर एनआईए की जो टीमें हैं वो छापेमारी कर रही है। सबसे खास बात है कि जिस तरीके से भारत में एनआईए को कुछ सालों के लिए प्रतिबंधित किया गया है और इस बार अगर हम बात करें तो ऐसी जगहों पे छापेमारी की जा रही है जहां पे कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं पीएफआई के सदस्यों पर कि वो कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों में ऐसे लोग सम्मिलित हैं। और ऐसी जगहों पर कहीं ना कहीं एनआईए जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। चूंकि आपने देखा होगा कि साल 2022 में केंद्र सरकार ने पीएफआई को करीब 5 साल के लिए पीएफआई पर बैन लगा दिया था और इसके साथ ही कई राज्यों ने चूंकि इसको लेकर पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया था। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि करीब 100 ठिकानों पर पिछले साल की अगर हम बात करें तो एक साथ कहीं ना कहीं छापेमारी जांच एजेंसियों ने की थी। सबसे बड़ी छापेमारी उस समय कहीं ना कहीं बताई जा रही थी। कई जो सदस्य हैं पीएफआई के उनको हिरासत में भी लिया गया था। तो निश्चित रूप से पीएफआई के सदस्यों की अगर हम बात करें तो कई जिनको गिरफ्तार किया गया उन पर कई गंभीर आरोप भी लगे हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो आज एनआईए जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है और सबसे बड़ी जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और बिहार में हो रही है। 17 ठिकानों पर एक साथ जो एनआईए के बड़े अधिकारी हैं वो छापेमारी कर रहे हैं और इन अधिकारियों के साथ तमाम जो सुरक्षा बल हैं वो भी कहीं ना कहीं मौजूद है। तो एनआईए ये पता लगाने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि जो संगठन जिनको प्रतिबंधित किया गया है, जिसको उसके सदस्य अगर सक्रिय है तो वो क्या कुछ अभी किन गतिविधियों में सम्मिलित है, क्योंकि एनआईए के पास पुख्ता आधार कहीं ना कहीं है कि कहीं ना कहीं ये लोग अगर हम बात करें तो देश विरोधी गतिविधियों में भी कहीं ना कहीं सम्मिलित जो पीएफआई के सदस्य हैं वो बताए जा रहे हैं।
बिल्कुल, और इसी को लेकर एनआईए का ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रयागराज से अब खबर, यूपी बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार अब खत्म। आज जारी होगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट, एक साथ जारी होगा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट। दोपहर 1:30 बजे घोषित किया जाएगा रिजल्ट। यूपी एमएसपी के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने घोषणा की है। प्रयागराज स्थित मुख्यालय से जारी होगा रिजल्ट और इसी का इंतजार, इसी के साथ छात्रों का जो इंतजार है वो खत्म होगा। एक साथ जारी होगा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट, तो छात्रों को इंतजार है, लेकिन दोपहर 1:30 बजे के आसपास ये रिजल्ट जारी किया जाएगा और नतीजे की घड़ी नजदीक है। आज यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट सामने आएगा। बोर्ड परीक्षाओं में कुल 58 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। 10वीं के 31,16,487 छात्र हैं और इसी के साथ यूपी बोर्ड परीक्षा का आयोजन 16 फरवरी से 4 मार्च के बीच हुआ था। 10वीं की परीक्षा 16 फरवरी से 3 मार्च 2023 तक आयोजित की गई। 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं 16 फरवरी से 4 मार्च 2023 तक आयोजित की गई। तो upmsp.edu.in पर जाकर रिजल्ट को आप चेक कर सकते हैं। आज यूपी बोर्ड के परिणाम का दिन है और ऐसे में ये जो वेबसाइट हम आपको बता रहे हैं, इस पर आप क्लिक कर अपने रिजल्ट को जान सकते हैं। तो छात्रों में उत्साह भी है और इसको लेकर आज उनका इंतजार जो है 1:30 बजे तक होगा इस रिजल्ट के लिए। जैसे जैसे निकाय चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं आगरा में न्यूज वन इंडिया की टीम निकाय के चुनाव को लेकर वार्ड दर वार्ड विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंची। तो न्यूज वन इंडिया की टीम ने पार्षद के बीते 5 साल में हुए विकास कार्यों का वार्ड 66 की जनता से जानकारी ली। वार्ड 66 की जनता ने विकास कार्यों की बीते 5 साल की पोल खोलकर रख दी है। मेरठ से अब खबर, पुलिस का ऑपरेशन ऑल आउट जारी, जहां सर्विलांस टीम की गौ तस्करों से मुठभेड़, जहां इकरामुद्दीन के पैर में लगी है गोली। पुलिस ने अवैध असलहा, बाइक और चाकू बरामद की है। परतापुर थाना क्षेत्र के चंदसारा गांव के पास मुठभेड़ हुई है। तो गौ तस्कर के साथ मुठभेड़ हुई है और इस दौरान एक गौ तस्कर के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने अवैध असलहा, बाइक और चाकू भी बरामद की है। तस्कर के पास से परतापुर थाना क्षेत्र के चंदसारा गांव के पास ये मुठभेड़ हुई है। और अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां गोसाईगंज थाना क्षेत्र के बासुपुर गांव में 2 सगी बहनों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। दोनों के शवों को तालाब से बाहर निकाला गया है। मृतक बहनों की उम्र 5 वर्ष और 3 वर्ष बताई जा रही है। बच्चियों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। थाना अध्यक्ष राघवेंद्र रावत ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही जांच की जा रही है। अभी तक इस मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। और अब खबर वाराणसी से है, जहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय में देर रात आपसी विवाद के चलते छात्रों के 2 समूह मारपीट की गई, जिसके बीच कुछ छात्रों को चोट भी आई है। आक्रोशित छात्रों के एक समूह ने सिंहद्वार के पास धरना दिया है, जिसके बाद मार्ग बाधित हो गया है। आवाजाही बंद होने से राहगीरों को खासा परेशानी करने का सामना करना पड़ रहा है। बीएचयू के सुरक्षा अधिकारी ने छात्रों से बातचीत करके आवागमन को शुरू कराया है। चंदौली से अब खबर, निकाय चुनाव को लेकर चंदौली पुलिस का तस्करों के खिलाफ अभियान जारी। नैगढ़ पुलिस ने 74 किलो से ज्यादा अवैध गांजे के साथ 2 तस्करों को पकड़ा है। बरामद गांजे की कीमत 12 लाख हजार के आसपास बताई जा रही है।
तो दोनों आरोपी बिहार के निवासी हैं। टेम्पो से गांजे की खेप बिहार से सोनभद्र ले जा रहे थे दोनों आरोपी। नौगढ़ पुलिस ने गश्त के दौरान नॉनवट एरिया से दोनों को अरेस्ट किया है। और अब खबर कुशीनगर से है, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का खुलासा करते हुए 4 वाहन चोरों के साथ चोरी की 6 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पकड़े गए 2 वाहन और चोर बिहार के रहने वाले हैं। आपको बताते चले, वाहन चोर यूट्यूब पर वीडियो देखकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। इसके साथ ही वाहन चोर बैंक और आवास के बाहर खड़ी वाहनों को अपना निशाना भी बनाया करते थे। तो किस तरीके से ये चोरी करते थे, इसका खुलासा हुआ है। कुशीनगर पुलिस ने किया अंतर प्रांतीय वाहन चोर गैंग का खुलासा। पुलिस ने वाहन चोरों के पास से चोरी की 6 मोटरसाइकिल भी बरामद किया। हालांकि पुलिस यह पूछताछ में वाहन चोरों ने बताया कि वो चोरी का तरीका यूट्यूब से देख के करते थे। हाल पुलिस क्षेत्राधिकारी तमकी राय ने इसका खुलासा किया। पूरा मामला कुशीनगर जनपद के सेवरही थाने का है, जहाँ से सेवरही पुलिस और सेवरही कस्बा प्रभारी के द्वारा संयुक्त रूप से मुखबिर की सूचना पर वाहन चोरी की घटना जब सामने आई तो ये लोग तत्परता दिखाते हुए 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 वाहन चोर पड़ोसी प्रांत बिहार के बताया जा रहा है। ये वाहन चोर वाहन को यूट्यूब पर देखकर और उसके बाद से उसकी चोरी करते थे और चोरी करके उसे पड़ोसी प्रांत बिहार में भी बेचने का काम किया करते थे। पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर इन 4 को गिरफ्तार किया गया और इनकी निशानदेही पे चोरी की 6 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।